Hi Vibe students, I am back with new topic work education which is very important for your DSSP एग्ज़ाम। और जो भी लास्ट में अभी शिफ्ट्स हुई थी 2022 की सभी शिफ्ट्स में इससे क्वेश्चन ज़रूर आए हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन 4 और डिसिप्लिन 5 में इनसे 2 3 4 ऐसे क्वेश्चंस कम मतलब कंफर्म आते ही आते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपके वो 2 4 क्वेश्चन गलत होने से बच जाएंगे। तो इसलिए वर्क एंड एजुकेशन इन स्कूल को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन। सबसे पहले इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन को समझेंगे कि इसको बिना इन पॉइंट्स को समझे सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। हिंदी में सिंपल वर्ड्स में इसको पहले समझते हैं कि वर्क क्या है, एजुकेशन क्या है, और तब इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली आते हैं। वर्क एजुकेशन का मतलब होता है कि काम करना और सीखना दोनों एक साथ जब हो रहे हों, यानी कि वर्क बिना एजुकेशन के और एजुकेशन बिना वर्क के कंप्लीट नहीं है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं यानी वर्क है केवल, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि उसमें मेंटल वर्क इंक्लूड नहीं है, उसमें मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क दोनों इंक्लूड हैं। यानी कि आप लर्निंग कर रहे हैं बट बाय डूइंग, आप लर्न कर रहे हैं लेकिन करके सीख रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर टीचर ने आपको बोल के बता दिया तो ऐसा होता है तो बस होता है। कैसे होता है, क्या होता है, आपको एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल से कोई मतलब नहीं है, बस एक एजुकेशन हो गई। यानी कि वर्क का मतलब सिर्फ पहले के लोग ये मानते थे कि वर्क मतलब कोई काम जो बस किया जा रहा है, फिजिकली किया जा रहा है, और एजुकेशन मतलब कि बस पढ़ाई, बुक्स, नॉलेज, सिर्फ यही चीज़। लेकिन वर्क एजुकेशन को मिक्स किया गया और उसको 50-50% दोनों चीज़ को मिला के 100% एक एजुकेशन बनाएगी वर्क एजुकेशन, जो लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसके बाद अब इसको अगर हम इन पॉइंट्स के थ्रू समझें तो वर्क एजुकेशन इज़ पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल मैनुअल वर्क। यानी कि वर्क एजुकेशन जो है वो एक पर्पसफुल यानी कि उद्देश्यपूर्ण, और मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण। यानी कि आप पर्पसफुल का मतलब कि आप कोई वर्क कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, केवल टाइम पास के लिए कर रहे हैं, या सचमुच में उसकी कोई सोसाइटी में नीड है, या आपको उसकी करने की नीड है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो कि हाँ ये काम मैं कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ, या मैं ये काम कर रही हूँ तो किस लिए कर रही हूँ। ये नहीं कि बस सारा दिन बैठ के मच्छर मार लिए, मैंने आज 200 मच्छर मारे, क्यों मारे, तो ऐसा नहीं है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। कोई ऐसा काम कि हाँ आज मैंने ये टॉपिक पढ़ के ख़त्म कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि आपको उसके आगे ज़रूरत है। ऐसे ही मीनिंगफुल वर्क कि आपने वो मीनिंगफुल वर्क किया, यानी कि आपका रियल लाइफ से कनेक्शन है उसका, आपने कुछ ज़रूरत थी उसकी, सोसाइटी में उसकी ज़रूरत थी इसलिए किया, या आपको उसकी ज़रूरत थी इसलिए आपने किया। या अगर बच्चों के सेंस में अगर इसकी बात करें तो उनका रियल लाइफ कनेक्शन बनाना, कि उनको उसके मीनिंग समझ में आए कि रियल लाइफ में ऐसा होता है, इसीलिए हम इसको बुक्स में पढ़ रहे हैं, और उसको वो प्रैक्टिकली करके देखें, यानी कि मैनुअल वर्क जिसको हम फिज़िकल लेबर बोलते हैं। तो फिज़िकल लेबर करके वो समझें उस चीज़ को। इसके बाद इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ये लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि 50-50% वर्क, 50% वर्क और 50% एजुकेशन मिला के तब लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो। ये नहीं कि सिर्फ किताबें रटवा दी, किताबें देख ली तो यानी कि बुक्स बेस्ड नॉलेज कर दी, उसको पूरी बुकिश नॉलेज कर दी, या फिर पूरे दिन काम ही कर रहे हैं, उनको बुक्स में क्या है कुछ पता ही नहीं है, पूरे दिन ग्राउंड में ही बैठे हुए हैं, तो बुक्स वाली नॉलेज सब रह जाएगी। तो इसलिए ये एक इनसेपरेबल पार्ट है, यानी कि इंटीग्रल पार्ट है, जो कि ये दोनों चीज़ें अलग नहीं हो सकती। एजुकेशन में वर्क होना ही चाहिए और वर्क में भी एजुकेशन का काम होना ही चाहिए। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है लर्निंग प्रोसेस का। इसके बाद ये जो है कम्युनिटी के लिए यूज़फुल होनी चाहिए। जैसे कि जो यूटेंसिल्स बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं जो, तो वो क्यों बना रहे हैं, एक तो अपना लिवलीहुड को फुलफ़िल करने के लिए, दूसरा सोसाइटी के नीड्स फुलफ़िल करने के लिए। यानी कि एक तो सोशल वैल्यूज़ उसमें इंक्लूड हो रही हैं, दूसरा उनकी अपनी इकोनॉमिकल वैल्यूज़ भी फुलफ़िल हो रही हैं। इसके बाद है
ये लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और लास्ट में ये हैंड और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है, यानी कि वर्क एजुकेशन हैंड और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है, यानी कि हैंड बोले तो फिजिकल लेबर और ब्रेन यानी कि मेंटल वर्क, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन है वर्क एजुकेशन, और जो कि एक इनसेपरेबल पार्ट है हमारी लर्निंग प्रोसेस का। नेक्स्ट इसके बाद है मेजर एरियाज ऑफ वर्क, यानी कि जो वर्क एजुकेशन है उसमें जो वर्क है वो उसके मेजर एरियाज क्या क्या हैं। तो इसमें मेजर एरियाज में आपका पर्सनल नीड्स आ जाएगा, वर्क एट होम यानी कि पर्सनल नीड के लिए आपने अपने लिए जो काम किया, चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए आपने कुछ वर्क किया हो, जैसे सुबह एक्सरसाइज या जिम, रनिंग, या इसके बाद हाइजीन हो, क्लीनलीनेस हो, आपने अपने पर्सनल नीड्स के लिए जो भी काम किया, जो वर्क किया, वो आपका एक एरिया हो जाएगा, मेजर एरिया, कि आपने अपने पर्सनल नीड्स के लिए किया। दूसरा वर्क एट होम यानी कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने अपने घर वालों के लिए कुछ काम किया। जैसे छोटे बच्चों के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो छोटा बच्चा, उसने देखा, आपने एक सर्फ एक्सेल का ऐड देखा होगा कि मम्मा अकेले काम कर रही है तो वो जाके काम कराने लगता है, तो उसने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और घर पे वो काम किया। इसके बाद स्कूल इंटीग्रेटेड वर्क एक्टिविटीज़, स्कूल में बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम आपने देखा होगा कि अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन है, एनुअल डे है या कुछ भी है, तो वहाँ पे आपसे ही कह दिया कि आप अपने क्लासरूम को डेकोरेट कर लीजिए या आप अपने हॉल को डेकोरेट कर लीजिए, तो वो एक स्कूल इंटीग्रेटेड वर्क एक्टिविटी हो गई। इसके बाद है कम्युनिटी सर्विस और सेल्फलेस सर्विस। अब ये वो सर्विस है जो आपको अपने लिए नहीं करनी है, आपको दूसरों के लिए करनी है, आपने सोसाइटी में कुछ अच्छा करने के लिए, वेलफेयर या ह्यूमैनिटी के लिए जो सर्विस की, अपने आसपास के लोगों के लिए कर दी, वो सर्विस कम्युनिटी सर्विस है। इसके बाद वोकेशनल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब ये वो वर्क है जो आपने अपने वोकेशनल डेवलपमेंट, जैसे कि आप अगर डॉक्टर हैं तो आपने अपने लिए कुछ उसमें काम किया, प्रोडक्टिव एक्टिविटी की, या आप टीचर हैं तो जैसे कि ये प्रेजेंटेशन बनाया या उस टॉपिक को प्रिपेयर किया, उसमें से क्वेश्चंस ढूंढे कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी इरेलेवेंट ना हो पढ़ने के लिए, तो वो अपने जो काम के लिए डेवलपमेंट किया, जैसे कि इंटर्नशिप लगती है तब सिखाया जाता है जो काम, तो वो एक्टिविटीज़ वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो वो काम कैसा हो गया जो आपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग सीखा, वो आपका वोकेशनल डेवलपमेंट में पांचवा मेजर एरिया हो गया काम का। इसके बाद है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सबसे पहले इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है वर्क और एजुकेशन को लेके, यानी कि पहले के लोग क्या मानते थे। पहले के लोग वर्क और एजुकेशन को बिल्कुल अलग समझते थे, यानी कि वर्क जो फिज़िकल लेबर है उसको छोटा माना जाता था, कि यानी कि जो इलिटरेट पीपल हैं सिर्फ वही फिज़िकल वर्क करते हैं, जैसे कि आपकी स्वीपर हो गए और आपका घर बनाने वाले हो गए। तो पहले घर जो बनाते थे वो बिल्कुल ऐसे समझा जाता था कि इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की इसलिए ये लेबर कर रहे हैं। लेकिन अब वही देख लीजिए कि सिविल इंजीनियर्स होते हैं कि वो इतनी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं उस फील्ड को लेके कि कितने बड़े बड़े ब्रिजेस को का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यानी कि अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव माने तो वहाँ पे जो फिज़िकल लेबर था वो छोटा माना जाता था, और वाइट कॉलर जॉब्स यानी ऑफिस वर्कर्स जो होते थे उन्हें अच्छा मानते थे कि ये पढ़े लिखे हैं, ये वाइट कॉलर वर्कर्स हैं यानी कि ऑफिस वर्कर्स हैं, ये अच्छी जॉब करते हैं, तो यानी कि ये पढ़े लिखे हैं। और वर्कर को देखेंगे तो यानी कि ये इलिटरेट है। एक सीधी लाइन उन्होंने बना रखी थी वर्क और एजुकेशन को लेके। इसके बाद जैसे जैसे देश आज़ाद हुआ तो लोगों को ऐसा समझ में आया कि बिना वर्क के एजुकेशन और बिना एजुकेशन के वर्क प्रोडक्टिव वर्क नहीं है, उससे डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यानी कि हमें प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए वर्क और एजुकेशन को 50-50 लेके 100 बनाना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा अच्छा होगा हमारे डेवलपमेंट के लिए।
और इससे बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे, जैसे कि ये प्रमोट करेगा डिग्निटी ऑफ लेबर को, यानी कि हर काम सम्मानजनक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फिज़िकल वर्क कर रहा है तो उसको कम समझो, या कोई अगर डेस्क जॉब कर रहा है तो उसको ज़्यादा समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एकदम ख़त्म कर दिया। हर काम को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इस बात को प्रमोट किया। और आजकल आप देखते भी हैं कि किसी भी काम को कोई छोटा नहीं समझता, हर काम हर इंसान सब करते हैं। कोई भी एक बॉर्डर लाइन नहीं बची कि ये इंसान है तो ये यही काम करेगा, कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं बची, यानी कि डिग्निटी ऑफ लेबर को प्रमोट किया। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है रिमूव्स डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनुअल एंड वाइट कॉलर वर्कर्स, यानी कि जो फिजिकल लेबर कर रहे हैं, जो इलिटरेट हैं, जो केवल मेहनत का ही काम कर रहे हैं, दूसरा कि जो वाइट कॉलर वर्कर्स यानी कि ऑफिस वर्कर्स हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था ऊंच नीच वाला और उनकी पढ़ाई लिखाई को रिलेट करने का, वो एकदम ख़त्म हो गया। यानी कि उन दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलने लगी। और साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस को भी इनकरेज किया। सेल्फ रिलायंस मतलब कि कोई भी एक पर्सन है, उसके अंदर अगर वर्क की भी कैपेसिटी है और एजुकेशन की भी कैपेसिटी, तो वो अपने सारे काम खुद कर सकता है। तो यानी कि उसे आत्मनिर्भर बनाया गया। फोर्थ पॉइंट, बिल्ड्स पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड्स, यानी कि किसी भी काम को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि हाँ ये मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ, या फिर ये काम कोई छोटा नहीं है, सारे काम इक्वल होते हैं, ये मैं कर सकता हूँ, या कोई भी विचार धारणा कुछ भी उस काम के लिए नेगेटिव थॉट नहीं, उस काम के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड आया। इसके बाद है हेल्प्स डिस्कवर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, यानी कि इस जैसे छोटे बच्चों को तरह तरह के काम कराए गए, तो उस वर्क से उनके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड का भी पता चला। जैसे कि कोई बच्चा गार्डनिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, यानी कि उसके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि उसका इंटरेस्ट है कि वो थोड़ा सा गार्डनर वाले फील्ड में है। या कोई डांस बहुत अच्छा कर रहा है, तो उससे उसका इंटरेस्ट पता चला कि ये म्यूज़िकल और डांस वाले एरिया में है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई गई कि किसी कोई बहुत ज़्यादा पे, पेशेंट को, डॉक्टर पेशेंट खेल रहा है कोई बच्चा, और उसको बहुत अच्छे से पता है कि इसको क्या करना है, इसको कौन सी दवा देनी, अपने आप ही उसके अंदर ये टैलेंट है, तो उसके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड का पता चलता है इससे। अगर हम उसे काम नहीं कराएंगे, सारे बच्चों को सिर्फ एक ही किताब रटवाते रहेंगे, तो हमें अलग अलग जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ना उनका पता चलेगा, और ना उन बच्चों के इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के बारे में पता चलेगा। तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ। यानी इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है थिंकर्स व्यूज़। थिंकर्स का क्या सोचना है इस बारे में। तो आपके वर्क एंड एजुकेशन में इस टॉपिक में आपके दो थिंकर्स ज़्यादातर बताए गए हैं, मतलब कि आपने बुक में भी या कहीं भी ज़्यादा देखा हो, तो इम्पोर्टेंट नोट्स में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया वर्क एजुकेशन को लेके, वो बताया गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब इन दोनों लोगों की स्टेटमेंट तो काफ़ी बड़ी थी, बट उसका जो कंक्लूजन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और आपको कंक्लूजन ही समझना है कि अगर आपको क्वेश्चन में जो भी दिया गया है तो आप वो समझ पाएँ, उनका कॉन्टेक्स्ट समझ पाएँ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि एजुकेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फिजिकल लेबर, यानी कि एजुकेशन को फिजिकल लेबर से अलग नहीं किया जा सकता। और दूसरा महात्मा गांधी ने बोला कि ब्रेन मस्ट बी एजुकेटेड थ्रू हैंड, यानी कि ब्रेन हैंड के थ्रू ही सीखा हुआ होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। तो दोनों बातों का जो कंक्लूजन निकल रहा है वो सेम ही है कि फिजिकल लेबर और मेंटल वर्क को इंटीग्रेट किया जाए। लेकिन वर्ड्स क्या थे कि इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि एजुकेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फिजिकल लेबर, और महात्मा गांधी ने बोला ब्रेन मस्ट बी एजुकेटेड थ्रू द हैंड, यानी कि बेसिक एजुकेशन जो है वो उनकी होनी चाहिए फिजिकल और मेंटल वर्क मिला के। नेक्स्ट टॉपिक है
इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ एंड टर्म्स, इनमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ और टर्म्स इंक्लूड थे। 1937 में क्राफ्ट एजुकेशन, मतलब कि ये वर्क एजुकेशन के ही कुछ नाम या किसके अंडर, किस पॉलिसी के अंडर इसको लिया गया, माना गया, या इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, वो सब है। क्राफ्ट एजुकेशन 1937, वर्क एक्सपीरियंस 1967, इसको कोठारी कमीशन ने वर्क एक्सपीरियंस नाम दिया था, जो कि आगे चल के यही वर्क एक्सपीरियंस वर्क एजुकेशन बन गया। और SUPW 1977 में, यानी कि इनको एक और नाम दिया गया कि सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क्स, यानी कि जो समाज में यूजफुल वर्क्स हैं और प्रोडक्टिव वर्क हैं उनको आगे बढ़ाना। इससे भी आपकी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था SUPW से। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन भी अटैच कर दूंगी। इसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE 1986 में भी इस पर फोकस किया गया, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस था। तो यानी कि कुल मिला के ये सभी एक ही बात को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोडक्टिव वर्क या वर्क एजुकेशन या लर्निंग बाय डूइंग या फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क को मिक्स करना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क एजुकेशन। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, यानी कि ये वर्क एजुकेशन पे इतना फोकस क्यों किया गया। तो इसलिए कि आपने एजुकेशन में देखा होगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी है एक, तो वो ब्लूम टैक्सोनॉमी में बताती है कि एक बच्चा कैसे सीखता है। तो उसमें उन्होंने बताया था, उसका आपको पता होगा निमोनिक कैप से लर्न रखते हैं। कैप मतलब कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी ने एजुकेशन में बताया था। अब वर्क एजुकेशन में भी सेम अप्लाई होता है, यानी कि ये 3 डोमेन्स हैं जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनका ऑब्जेक्टिव वर्क एजुकेशन में, मतलब वर्क एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव समझते हैं इन तीनों को लेके। कोग्निटिव में यानी कि अंडरस्टैंडिंग टूल्स, मटेरियल्स एंड प्लानिंग वर्क। कोग्निटिव का मतलब होता है सीधे सीधे दिमाग से, और साइकोमोटर का होता है स्किल से, और अफेक्टिव का होता है इमोशनल जो भी चीज़ें होती हैं उनसे, यानी कि भाव जो भी होते हैं। तो कोग्निटिव में अंडरस्टैंड करेंगे कि किसी टूल को कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में उसकी समझ की उसको कैसे यूज़ करना है, मटेरियल्स को कहाँ कैसे यूज़ करना है उनके बारे में उनकी जानकारी, और दिमाग से एक किसी भी वर्क को प्लान करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई एक बच्चा है गार्डनिंग कर रहा है, तो उसको एक पौधे के बारे में पूरी जानकारी है कि ये पौधा ऐसी कंडीशन में उगता है, इसको धूप ज़्यादा चाहिए कि ये चाहिए, या क्या उसकी जो भी नॉलेज वाला पार्ट है वो उसे सब दिमाग में उसके है, उसने सब फटाफट बता दिया कि इसमें ये चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, इसको ये इन्वायरमेंट चाहिए, इसमें इतना % वीडिसाइड डालो, इतना है, तो सारी चीज़ें उसमें बता दी। लेकिन अगर उससे कह दिया कि तुम पौधा लगा दो, तो शायद उसे पौधा लगाना नहीं पता, या उससे कह दिया तुम ग्राफ्टिंग कर दो, कटिंग कर दो पौधे की, तो शायद वो ना लगा पाए। लेकिन कब लगा पाएगा, अगर उसके पास साइकोमोटर स्किल होगी, यानी कि स्किल्स उसके अंदर अगर होंगी। अगर उसके पास स्किल है और साथ ही साथ कोग्निटिव भी है, तो वो ये तो बता ही देगा, उस पौधे के बारे में पूरी जानकारी तो दे ही देगा, साथ ही साथ वो उस पौधे को कैसे प्लांट करना है, कैसे उसकी ग्राफ्टिंग, कटिंग, उसको मेंटेन करना है, वो भी सब बता देगा। और किस टूल को कैसे यूज़ करना है बताने के साथ साथ उसको यूज़ करना भी आता है उसे, यानी कि उसके पास ये स्किल है कि वो पूरी गार्डनिंग अच्छे से कर सकता है। अब इसके बाद आता है अफेक्टिव डोमेन, यानी कि आपने उसके बारे में पता है, उसके बाद आपको खुद उसको अप्लाई करना भी आता है, यानी कि आपके पास स्किल भी है। अब आता है अफेक्टिव, यानी कि उसके जो और फीलिंग्स हैं उस गार्डनिंग के प्रति, वो। लास्ट है अफेक्टिव। तो अब अफेक्टिव में क्या होता है कि उन सभी चीज़ों को फील करना है, आपके आसपास जो भी हो रही है, आपके काम को लेके जो भी चीज़ें हो रही हैं, या आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, सोसाइटी के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सभी चीज़ें जो फील करने वाली होती हैं वो सब आती हैं अफेक्टिव में। तो जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर लेबर, यानी कि इसको हम लोग डिग्निटी ऑफ लेबर भी कह सकते हैं, यानी कि हर काम को सम्मानजनक समझना,
और मतलब किसी भी काम को छोटा या बड़ा या अच्छा बुरा ऐसा नहीं कंपेयर करना है। एवरी वर्क इज़ इक्वल डिग्निटी ऑफ लेबर, या कॉपरेशन की फीलिंग कि साथ में अगर कोई काम कर रहा है तो मिलके अच्छे से काम करें, उसकी भी तरफ से चीज़ें समझें और डिसिप्लिन से काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक फीलिंग हो, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस हो। तो यानी कि जो भी फीलिंग वाली चीज़ें हो गई वो अफेक्टिव डोमेन में आ गई। तो सिंपल अगर हम समझें एक एक वर्ड में, तो कोग्निटिव का मतलब हो गया, कोग्निटिव का मतलब हो गया नो, यानी कि उस चीज़ के बारे में जानना। इसके बाद साइकोमोटर यानी कि उसको करना, स्किल आपके पास जो है उसको करने की। और अफेक्टिव का मतलब हो गया फील, यानी कि उसको फील करना, समझना कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, कॉपरेशन की फीलिंग, डिसिप्लिन की फीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस की फीलिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है, उस पर चलते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है वर्क एजुकेशन का। इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद इम्पॉर्टेंस में तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं। डेवलप्स लाइफ स्किल एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, यानी कि लाइफ में कैसे चीज़ों से कोप अप करना है, कैसे स्किल्स आपके पास कहाँ क्या चीज़ अप्लाई करनी है, वो सभी स्किल्स आपको लाइवलीहुड के लिए या अपने पर्सनल नीड्स के लिए जो भी चीज़ें हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं कि अगर आप टीम वर्क में हैं तो आप कैसे लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लोगों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़, और हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को। इसके बाद है ब्रिजेस गैप्स बिटवीन एजुकेशन एंड वर्क, यानी कि जो काम और शिक्षा को, यानी एजुकेशन मतलब डायरेक्ट बुक से रिलेट करना और वर्क मतलब कि डायरेक्ट कुछ फिज़िकल काम करना। तो उनके बीच में जो डिफरेंस था उनको एक ब्रिज के थ्रू उस गैप को फिल करना, यानी कि एजुकेशन और वर्क को इंक्लूड करना, 50-50% इंटीग्रेट करना। इसके बाद थर्ड पॉइंट यानी कि थर्ड इम्पॉर्टेंस है बिल्ड्स प्राइड इन लेबर एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यानी कि जो लेबर डिपार्टमेंट है उसको ऐसा ना लगे कि वो बहुत ही बेकार काम कर रही है, सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, बस केवल बुक पढ़ लो बुक पढ़ लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग को सब काम अच्छा लगना, जिसको जो अच्छा लगता है वो बहुत फ्रीडम के साथ कर सकता है और सभी लोग उसको रिस्पेक्ट देंगे। और साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप सोसाइटी में हैं तो आपको एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन, वो भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वहाँ पे क्या रोल प्ले करना है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इनकरेजेस इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। वर्क एजुकेशन जो है वो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को भी इनकरेज करती है। तो यानी कि कुल मिला के आपको कोई भी नेगेटिव पॉइंट वर्क एजुकेशन से रिलेटेड दिखता है तो आप उसे ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो उस ऑप्शन को। सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, सब कुछ कि ये डेवलप करता है, इनकरेज, ये आप की वर्ड्स याद रखिए कि डेवलप कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि डिस्करेज कर रहा है, इनकरेज वाले की तरफ जाइए। इसके बाद ब्रिज कर रहा है गैप को या सेपरेट कर रहा है, तो जो भी पॉजिटिव ऑप्शन है आप उसकी तरफ जाइए। इसके बाद टाइम एलोकेशन, ये आपको बताता है कि आपको वर्क एजुकेशन दोनों में किसको कितना समय दिया जाना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम आप केवल ग्राउंड में ही बैठा के रखा है। अब वर्क एजुकेशन वाली बात आ गई तो आप सारा दिन केवल प्रैक्टिकली नॉलेज दे रहे हैं, गार्डन में बच्चा बैठा हुआ है खाली पेड़ पौधे देख रहा है, पौधे लगा रहा है या योगा कर रहा है, कुछ भी, मतलब कंप्लीटली वर्क पे ही कर दिया, या फिर केवल एजुकेशन। तो टाइम एलोकेशन बताता है कि दोनों में किसको कितना टाइम देना है। तो जैसे आपको पता होगा कि एलिमेंट्री लेवल 45 वीकली पीरियड लगने चाहिए, तो उसमें से वर्क के लिए कितने, तो वर्क के लिए एट सेकेंडरी स्टेज 2 पीरियड वर्क वीक पर वीक। इस रिकमेंडेशन में सेकेंडरी स्टेज का ही था इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। तो डायरेक्ट अगर इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने पीरियड्स पर वीक होने चाहिए तो 2 पीरियड्स स्कूल टाइम में से, यानी कि रिकमेंडेशन कितने की थी, 10% ऑफ द टोटल स्कूल टाइम। तो स्कूल टाइम का 10% यानी कि 45 अगर वीकली आपकी क्लासेस लग रही हैं तो उसका यानी कि 4 से 5 वीकली। तो
दो इधर पर वीक, यानी कि आपके लगा हुआ है जो इधर, और एक दूसरी तरफ ये लिखा है आउटसाइड स्कूल आवर्स। तो इसको मिला के मतलब क्या है कि आउटसाइड स्कूल आवर्स में मतलब जैसे संडे पड़ गया, स्कूल आवर्स से बाहर है, और उस दिन आपने कोई कैंपेन लगा दिया, बाहर ले जाके कोई कम्युनिटी सर्विस में ले गए, या सर्विस करवा दी, या कोई कैंप लगा दिया, या सफाई अभियान का कोई कैंप लगा दिया, तो आपने कोई भी आउटसाइड स्कूल आवर्स में वर्क सिखाया, तो दोनों ही चीज़ें मिला के तो वो वर्क के इतने, यानी कि 4 to 5 क्लासेस, और बाकी आपके एजुकेशन के, तो ये आपका टाइम एलोकेशन हो गया। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट रिकमेंड किया था, तो 10% रिकमेंड किया था। और कितने क्लासेस का नंबर अगर पूछ दिया जाए तो 2 पीरियड्स पर वीक स्कूल वाले टाइम में से, और 2 आउटसाइड स्कूल आवर्स, यानी कि जिस दिन स्कूल नहीं होता उस दिन अगर आपने कोई 2 घंटे दे दिए, यानी कि वीकली एक आपकी बाहरी कैंपेन या क्लास कुछ लगनी चाहिए। इसके बाद ये एक टाइप का कंक्लूजन ही है कि वर्क एक्सपीरियंस का क्या मतलब हमने इतनी देर में सीखा। तो यही है कि लर्निंग थ्रू वर्किंग, यानी काम करके सीखना या सीखते हुए काम करना, और बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता हो। और ये कोर एरिया और इलेक्टिव एरिया एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है। कोर एरिया यानी कि बुक का जो पढ़ना ही पढ़ना है, अगर आपको 5th क्लास पास करनी है, 4th क्लास पास करनी है, तो जो भी सब्जेक्ट आपको दिए हो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, यानी कि बच्चे के लिए एज अ टीचर आपको वो पढ़ाने ही हैं। तो कोर एरिया तो वो हो गया जो जैसे स्कोलास्टिक और नॉन स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ होती हैं ना दोनों, तो उसमें से। दूसरा इलेक्टिव एरिया हो गया कि जो बच्चे की इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, कि अगर उसको डांस में है तो उसको डांस की एक्टिविटी में भेज दिया, उसको ग्राउंड में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उधर भेज दिया, तो वो आप उसका इलेक्टिव एरिया हो गया। यानी कि दोनों को इंक्लूड करते हुए हमें वर्क एक्सपीरियंस, जो कि अब हम लोग वर्क एजुकेशन बोलते हैं, वो बना दिया। तो इतनी में हमने बस कुल मिला के यही समझा, यही सारी चीज़ें। और आपको वर्क एजुकेशन से रिलेटेड हर क्वेश्चन में पॉजिटिव की तरफ ही जाना है। सारी रिकमेंडेशन एनसीएफ वाली ही थी। और दूसरा, इसमें अभी कुछ मेथड्स भी होते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में, और कैसे एवेल्युएट करते हैं, वो बाकी है। बस इसमें ये 2 ही टॉपिक्स बाकी हैं, इसके बाद वर्क एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बचे बचे पार्ट को, और जो भी अभी तक इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मिला के एक अटैच की हुई एक प्रेजेंटेशन दूसरी प्रिपेयर कर लूँगी। इसके बाद इसमें बहुत सारी एजुकेशन इंक्लूड होती है, जैसे हेल्थ एजुकेशन, आर्ट, योगा। आपने अगर डिसिप्लिन 4 और डिसिप्लिन 5 में क्वेश्चंस देखे होंगे तो इनसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि अगर आप अपने मन से डायरेक्ट उन पर तुक्का लगा रहे हैं तो दैट इज़ वेरी रिस्की, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड ऑल द ऑप्शंस विच गोज़ द बेस्ट, and you have to prepare for that. So today's we have completed work and education. So we will meet up in the next video with the second part of this topic, and I hope you understand. So thanks for watching. Bye bye.